नमस्ते दोस्तों, मैं हिरेन गोहिल आपका स्वागत करता हूं संकल्प सिविल सर्विसेज पे। संकल्प सिविल सर्विसेज आप लोगों के लिए MPSI 2025 की ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बैचेस लेके आई है। आदरणीय डायरेक्टर सर अर्जुन जाट सर ने मुझे जिम्मेदारी दी है 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाने की, रीजनिंग और कंप्यूटर। बहुत से बच्चे शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी में जुटना तो चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ सब्जेक्ट का नाम दिया है, टॉपिक्स दिए नहीं है ना। तो इस प्रॉब्लम को हमारे अर्जुन जाट सर ने सॉल्व किया आपके लिए। वो सर ने मुझे कहा है कि हिरेन सर आप सबसे पहले बच्चों को टॉपिक की लिस्ट बता दीजिए कि प्री के लिए उनको क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या पढ़ना है। तो चलिए आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि प्री के टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं और मेंस के कौन कौन से। ये टेंटेटिव टॉपिक रहेंगे दोस्तों। अभी जितने भी एग्जाम पिछले 3-4 साल में हुए मध्य प्रदेश में, उन एग्जाम्स में कंप्यूटर में जो आया है और आ सकता है, उस हिसाब से मैंने सिलेबस बनाया है। तो पहले हम प्री के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, टेंटेटिव सिलेबस फॉर MPSI 2025 फॉर प्री एग्जाम। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। आप लोग चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हो, पर जब आप खुद पढ़ोगे तब तकलीफ क्या आएगी कि आपको ये नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्लास की जरूरत क्या है आपको। टीचर को ये पता है कि किस टॉपिक में से क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में आप लोगों को मैं यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, फिर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइव, फर्मवेयर, साथ ही साथ कंप्यूटर की लैंग्वेज और जनरेशंस और कंप्यूटर के प्रकार, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपके ये मानो 10 में से 3-4 सवाल फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से ही बन जाएंगे। इसमें स्टोरेज डिवाइसेस भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डेटा डिटर्मिनेशन। आप लोगों ने नंबर सिस्टम सुना होगा, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आपने अलग अलग कोडिंग टेक्नोलॉजीज के नाम सुने होंगे, ASCII कोड, EBCD IC कोड, है ना, BCD कोडिंग। तो ये सब से भी फुल फॉर्म बनते हैं और इनके डिटेल में सवाल भी बनते हैं दोस्तों। तो डेटा डिटर्मिनेशन में हम लोग अलग अलग बाइनरी नंबर सिस्टम, कोडिंग नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, मशीन, असेंबली, हाई लेवल, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर आपका है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो देख लिया, पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम इन सबको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ MPPSC में वो बहुत बार SSC और बैंकिंग में पूछा जाता है कि लाइववेयर क्या होता है, फर्मवेयर क्या होता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अलावा लाइववेयर, फर्मवेयर, इनसे भी सवाल आते हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अभी स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये एंड्रॉइड पे चल रहा है। आपके घर में स्मार्ट टीवी होगा तो एंड्रॉइड पे होगा, अगर सैमसंग का है तो टाइजन OS पे होगा, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो अधिकतर वो विंडोज़ के होते हैं, और अगर एप्पल कंपनी का है तो फिर मैकबुक होगा, है ना, उसमें आपके एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं मैक OS। अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें iOS आता है। तो अलग अलग डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो डिवाइस हमें इंटरफेस देती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है दोस्तों, इंटरफेस प्रोवाइड करना। यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे स्मार्ट बोर्ड है, मैं अभी ये घर से PDF बना के लाया, तो PDF मुझे इस पर खोलना थी, तो इसमें एंड्रॉइड या विंडोज OS होगा, वो मुझे इंटरफेस दिया होगा, तब जाके मैंने इस फाइल को ओपन किया होगा, ठीक है ना। आप अभी अपने घर पे यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो आपको इंटरफेस दे रहा है इन सब सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फेसबुक और यूट्यूब के साथ, है ना। फिर उसके बाद आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। कई बार आप देखते हैं कि MPPSC ICT बोल देता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। कंप्यूटर के साथ साथ ICT लिखा आता है कि कंप्यूटर और ICT के लेक्चर्स। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आप लोगों को डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग ही पढ़ना है कि नेटवर्क किस किस प्रकार के होते हैं, डेटा कम्युनिकेट होता है। जैसे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो कैसे आप तक आ रहा है, पैकेट्स के फॉर्म में आ रहा है, फ्रेम्स के फॉर्म में आ रहा है, कौन कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज हुए हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल हम पढ़ाएंगे आपको। बहुत सवाल आते हैं दोस्तों इधर से। फिर इंटरनेट और वायरस। इंटरनेट और वायरस जो है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले किसी भी एग्जाम्स को हम देखें जो मध्य प्रदेश सरकार ने आयोजित किए हैं या मध्य प्रदेश में आयोजित हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस के लिए, सबसे ज़्यादातर सवाल देखे जाएं
तो वो लोग साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट वायरस, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स से पूछते हैं। तो यहाँ पे हम उनका इंट्रो लेंगे और उनको अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा मत समझना कि इसी प्री के लिए पढ़ा देंगे आपको। ये जब चैप्टर्स पढ़ाएंगे ना, भले आप प्री की बैच ज्वाइन करो, हम आपको मेंस के हिसाब से भी ये वाले चैप्टर्स पढ़ाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि आप प्री में पढ़ के भूल जाओ। हम यहाँ पे आपको प्री और मेंस, अगर ये चैप्टर दोनों में है ना, तो दोनों के हिसाब से एकदम बेहतरीन पढ़ाएंगे, और इतना आप पढ़ लोगे तो मेंस में भी आपको चिंता नहीं होगी। फिर इसके बाद हम एमएस ऑफिस पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सब पढ़ेंगे। और शॉर्टकट कीज से सवाल आते हैं दोस्तों, तो ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे लास्ट में एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मतलब फुल फॉर्म, जैसे सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो यहाँ से सवाल बनते हैं दोस्तों। अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार आया हुआ एग्जामिनेशंस में। तो ये कुछ 9 टॉपिक्स हैं जो आपको प्री एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना है, और इनको पढ़ के भूल मत जाना, मेंस में भी ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने टॉपिक बता दी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम घर पे पढ़ लेंगे। यहीं पे आप लोग गलत हो जाते हैं। कोचिंग क्लास की ज़रूरत क्या पड़ती है कि एक्सपीरियंस टीचर है, उनके पास टीम अच्छी है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। घर पे पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ो। अगर आपके पास सुविधाएं हैं और आप अच्छी कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, तो अपने भविष्य के साथ खेलना क्यों आपको, है ना। आप पूरे रिसोर्सेज का यूज़ करिए, कोचिंग ज्वाइन करिए, और एक सही मार्गदर्शन पाइए, और एक टॉप रैंक जनरेट करिए ना। आपको हम लोग बताएंगे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, पिछले एग्जाम्स में क्या क्या आया है। हम लोगों ने इतना एनालिसिस किया है, तो हमारे जो भी एनालिसिस किया हुआ डेटा है उसको आप यूज़ करिए। आपको यहाँ पे नोट्स अच्छे बनवाए जाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि इंग्लिश में लिखा है तो एक इंग्लिश मीडियम में आपको क्लासेस मिलेगी। क्लासेस में प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, बाइलिंगुअल होती है। और मान लीजिए कि कोई अगर हमने सेपरेट बैच बना दी मीडियम वाइज, तो हम उसमें भी इंग्लिश वालों को इंग्लिश में पढ़ाते और हिंदी वालों को हिंदी में पढ़ाते, पर अभी हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है दोस्तों। अगर हमने हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को एक साथ रखा, तो हम ये एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे कि हिंदी वाले को हिंदी में भी अच्छे समझ में आए और इंग्लिश वाले को इंग्लिश में भी समझ में आए। और आप ग्रेजुएट है तो आप ये समस्या तो अब छोड़ दीजिए कि आप ये बोल के बच जाएंगे कि हिंदी में समझा और इंग्लिश में समझा। आपको दोनों समझ में आना चाहिए। मैं खुद हिंदी मीडियम का हूँ, पर मेहनत करेंगे तभी तो अपने को अच्छे से आएगा ना। वो कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल पड़ता है समझने में, और एग्जाम्स में भी वो लोग जो सवाल पूछते तो आपको सीपीयू जो लिखेगा तो सीपीयू ही लिखेगा, वो कीबोर्ड को तो कीबोर्ड ही बोलेगा। हर चीज़ का हिंदी तो करने जाएगा नहीं ना, अर्पानेट है तो अर्पानेट ही है। तो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, और हम आप पे पूरा ध्यान देंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं मेंस के सिलेबस की ओर। देखिए, ये 9 चैप्टर्स जो अभी प्री में थे वो आपको मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। अब बात क्या है कि वो थोड़ा डिटेल में और इन डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा मेंस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है दोस्तों, मेरे हिसाब से रोबोटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन ऑटोमेशन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। चैट जीपीटी आप लोग यूज करते ही होंगे, है ना। गूगल ने अभी जेमिनी लॉन्च कर दिया है। तो एआई का प्रयोग करके आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। अच्छा, ये टेक कंपनियां होती, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, आप लोग इसमें रील्स वगैरह देखते हैं, दिन भर में 50 हजारों क्लिक करते हैं। तो आपके डेटा को एनालिसिस करने के लिए बंदे थोड़ी बिठा के रखते होंगे उनकी टीम के टॉप मैनेजमेंट पे। पर एआई रोबोट्स का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ये डेटा को एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो एआई और रोबोटिक्स ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एमपीपीएससी पिछले कुछ टाइम से इनसे ज़्यादा सवाल पूछता है। तो फिर ये बात पक्की कि एमपीएसआई में भी इनसे सवाल आने की पूरी संभावनाएं हैं, और इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर थ्रेट्स। आप लोग देखेंगे कि दिनों दिन क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के साथ ठगी होती जा रही है, इंटरनेट का प्रयोग होते जा रहा है, पैसा एक झटके में ट्रांसफर हो जाता है, तो ठगी भी हो रही है ना। आप लोग कल को पुलिस अधिकारी बनेंगे, पुलिस अधीक्षक बनेंगे, तो आप लोगों के सामने ऐसे केस तो आएंगे जिसमें साइबर क्राइम हुआ होगा, ठीक है। आजकल हम डिजिटल अरेस्ट के बारे में बहुत सुनते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या होता है, और हैकर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। फिर उसके बाद सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट। सोशल नेटवर्क पे आज के बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना। तो ये आप चलाते तो हो, पर आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये सब यूज़ करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पे हम लोग जमाने भर का डेटा डालते रहते हैं, निकालते रहते हैं ना।
पर हमको ये भी पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज और कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, और भारत की कौन कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है उनको मैनेज करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद है आपका ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स। ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार अपने नागरिकों के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है, अपनी सेवाएं नागरिकों को कैसे देती है, और नागरिक सरकार के साथ किस किस तरह से कम्युनिकेट करता है, ये सब हम कवर करेंगे किसमें, ई गवर्नेंस में। आप लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो ऑनलाइन शॉपिंग तो करते होंगे, जोमेटो वगैरह से ऑर्डर देते होंगे, है ना दोस्तों। तो ई कॉमर्स में भी हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे भी ये सब पढ़ने के बाद आप लोग निश्चित हो सकते हैं कि हमारा मेंस के कंप्यूटर में हमको और आईसीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी यहाँ पे मैंने एक मिसलिनियस एड ऑन किया है। क्यों? क्योंकि अभी एक कंप्लीट रूल बुक आई नहीं है ना। ये बात पक्की कि आना इन्हीं सब टॉपिक्स में से, पर रूल बुक जब आएगी डेट समेत, उसमें सिलेबस भी आएगा, तो उस सिलेबस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और हमको लगेगा कि ये चीज़ें और एड ऑन करना है तो हम आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे। तो मिसलिनियस मतलब कुछ विविध अगर छूट गया होगा तो वो भी हम आपको कवर कराएंगे। तो आप लोग इन टॉपिक के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और यदि आपको संकल्प सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स दिख रहे हैं और एड्रेस है हमारा 110 फर्स्ट फ्लोर, वेदा बिजनेस पार्क, भंवरकुआ। बहुत ही बढ़िया कोचिंग है दोस्तों। मैं वर्ष 2012 से संकल्प सिविल सर्विसेज और अर्जुन जाट सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा पूरा विश्वास है इस कोचिंग में, और मैंने बहुत से बच्चों को यहाँ से सिलेक्शन लेते हुए देखा है, और बहुत सारे पुराने बच्चे अभी तक मुझसे यहाँ से जुड़े हुए हैं और वो बहुत अच्छे पदों पर हैं। मैं चाहता हूँ कि अगला नाम आपका हो। तो जल्द से जल्द संकल्प सिविल सर्विसेज आइए, काउंसलिंग लीजिए और अपने आप को ऑफिसर की वर्दी पे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।